ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। सो ये भी सॉल्ड एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा। मतलब मैं और क्वेश्चंस वर्क एनर्जी थ्योरम पे नहीं कराना चाहता, बाकी क्वेश्चंस आप इस वाले को आप एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल 6.6 इसमें बस आप एक टॉपिक, एक इंटीग्रल यूज करोगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x डी। किसी को याद है 1/x का इंटीग्रल कितना होता है? log x log x। बस ये 1/x का इंटीग्रल यूज होगा और कुछ नहीं। 6.6 ऑफ एनसीईआरटी। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन नंबर लिख लो, आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रिलेटेड स्टफ्स। सो नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए पहले आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सोर्सेस समझना होगा। सो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो पर्टिकुलर फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस में आपका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है फॉर विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो वो फोर्स जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। पाथ पर डिपेंड ना करने का मतलब है, लेट्स से ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। आप बॉडी को ए से बी तक लेकर जाना चाहते हैं, आप एक पाथ से ले गए ए टू बी, स्ट्रेट पाथ, पाथ नंबर 1। सेकेंड पाथ, सो देखो दोनों पाथ अलग अलग है, एक स्ट्रेट है, एक आप कुछ कर्व करके जा रहे हैं, और एक और आपने बहुत घुमा के पाथ ले लिया, थर्ड पाथ। अगर जिस फोर्स के थ्रू आप बॉडी को ए से बी तक लेकर जा रहे हो, इफ दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन will remain same for each path. W1, W2, W3 तीनों के लिए वर्क डन सेम अगर फोर्स कंजर्वेटिव। ये मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स का। अब जो एग्जांपल्स हैं आपके पास, एक चीज और भी है, वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, वर्क डन सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कौन सी। इट डिपेंड्स only on initial and final position। वर्क डन पाथ से तो इंडिपेंडेंट होगा और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कहोगे फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखो नेचर में इसके कौन कौन से एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूं, ग्रेविटेशनल फोर्स एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इलास्टिक फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव। इलास्टिक फोर्स और स्प्रिंग के बाद और बहुत एग्जांपल्स, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एक चीज और होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस में कि कंजर्वेटिव फोर्स में आपकी एनर्जी का कोई भी पार्ट हीट की फॉर्म में डिसिपेट नहीं होता। अगर आपके सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी लॉस नहीं होगी हीट की फॉर्म। तो आप कह सकते हो नो लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स।
अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो एनर्जी का कोई भी पार्ट हीट की फॉर्म में लॉस नहीं होगा। ये एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कैसे। जैसे वो कहता है कभी कभी कि शो दैट ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव। आप लोगों को समझ में आया कंजर्वेटिव फोर्स क्या चीज है? यस सर। ओके, जरा मुझे कुछ कुछ बताना शुरू करो। अ, यशिका मुझे बताओ कि प्लीज व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्या समझ में आता है कंजर्वेटिव फोर्स? सर कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती। और अगर नहीं 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 यशिका नहीं, फोर्स में फोर्स के लिए नहीं कहा था। नम्रा? नम्रा? मेरा ज्वाइन अभी हुआ है। अच्छा आपने भी ज्वाइन किया है। अनवी, क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस? यशिका ने जो कहा वो उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है, कहाँ यशिका गलत कह रही? सर वो पाथ के इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि वो कौन सा कोर्स वो ये फॉलो करती है वो डिपेंड नहीं करता, बट मोस्ट थिंग ये डिपेंड करती है कि वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जा रही है। फोर्स डिपेंड करती है अनवी? यस फोर्स सर। डिपेंड करती है। ओके नोहा बताओ, अनवी और यशिका बिल्कुल सही कह रही है, कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है दोनों? सर वर्क इंडिपेंडेंट वर्क डन अनवी, फोर्स फॉर विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है यशिका, फोर्स पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है, फोर्स डिपेंड करेगी पोजीशन पर, ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, बट उस फोर्स का जो वर्क डन होगा, क्या वर्क डन होगा ना, वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। जो भी वर्क डन होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। फोर्स पाथ पे डिपेंड कर सकती है। कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन ये नहीं है कि फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब जैसे वो कहता है शो दैट ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, तो हम एक काम करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन लेंगे अलग अलग पाथ में, एंड वी विल ट्राई टू शो कि हर पाथ का वर्क डन सेम रहता है। जैसे आपने यहाँ लिया एक बॉडी, यहाँ है मास एम, इसे आप उठाकर ना एच हाइट तक ले जाते हैं, एच हाइट तक ले गए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, आपको शो करना है कि वर्क डन कितना होगा। तो देखो मास के ऊपर फोर्स कौन सी एक्ट करेगी नम्रा? ये मास एम है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? वेट ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे आप क्या कहते हो, वेट ऑफ द बॉडी। कितना होता है वेट, mg। आप इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करा रहे हो, दैट इज इक्वल टू h। दिव्यांशु मुझे बताओगे वर्क डन कितना होगा? दिस इज फर्स्ट पार्ट। सर mgh। वर्क डन गलत है दिव्यांशु, दोबारा बताओ सोच के। कैरिंग मास m to height h by gravitational force, by gravitational force for path 1। फर्स्ट पाथ के लिए जो वर्क डन करता होगा, देखो यार वर्क डन कैसे करते हो, एफ एस कॉस थीटा, ये होता है ना वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। देखिए एफ कितना है, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। दिव्यांशु क्या एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में? फोर्स इज डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स, एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 माइनस ऑफ mgh। ठीक है, यस सर। mgh एक्सटर्नल फोर्स का होगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन mgh। अब मैं पाथ चेंज करता हूं,
मतलब लेकर मैं h हाइट पर ही जा रहा हूँ, मैंने पाथ चेंज कर दिया, जैसे पाथ 2 लिखता हूँ। थोड़ा सा अपना लॉजिक अप्लाई करो, जैसे मानसी एक तो स्ट्रेट ले जा सकता हूँ ना मैं h हाइट पर, और h हाइट तक ले जाने का कोई और भी तरीका हो सकता है? सर घुमा के इंक्लाइन किसी प्लेन ले जा, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। है ना, h हाइट पर ले जा। अब ये टेस्ट है तुम्हारी कैलकुलेशन का, तुम्हें पता है कि अब भी यहां से लेकर और बी तक ले जाने का, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन कितना होना चाहिए? माइनस ऑफ mgs। माइनस mgs। लेट्स डू इट। यहां से आपको ट्रस्ट डेवलप होगा आप में कि ओके जो मैं लिख रहा हूं दैट्स अ फैक्ट। डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट h था, अब देखना डिस्प्लेसमेंट a से b तक तो चेंज हो गया, ये है डिस्प्लेसमेंट, है ना? अच्छा मुझे बहुत जल्दी से बता दो कि ये mg यूनिट क्या करेंगे वेट के साथ, जैसे ही मैंने प्लेन पे रख दिया कैसे करें? बताइए। सो दिस इज थीटा, तो ये वाला पॉइंट होगा mg cos थीटा, ये आ जाएगा mg sin थीटा। अब मुझे बताओ ऊपर ले जाने के लिए कौन सा कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट या सेकंड? आई मीन mg cos थीटा और mg sin थीटा, कौन सा कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल है ऊपर ले जाने के लिए? mg sin थीटा। mg sin थीटा, मतलब वर्क डन जो भी करेगा वो mg sin थीटा करेगा। देखो mg cos थीटा तो परपेंडिकुलर है, तो इसकी तो वजह से वर्क डन तो जीरो ही होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो वर्क डन इज f, सेकंड पार्ट के लिए लिख रहा हूँ s cos थीटा, वैल्यूज रखते हैं। किस फोर्स का वर्क डन ले रहे हो, mg cos थीटा का या mg sin थीटा? बताओ। mg sin थीटा। mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? कोई एंगल बता सकता है मुझे? डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है और mg sin थीटा नीचे है, एंगल कितना होगा? 180 वेरी गुड। cos 180, और cos 180 कितना होता है? -1। तो W2 आ गया माइनस mg sin थीटा इंटू s। अब आप एक काम और करो, किसी तरह से आप sin थीटा को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि sin थीटा कितना होगा? यहाँ से बताइए sin थीटा की वैल्यू कितनी? अरे कोई तो बता दूंगा। h/s। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना सोचते हो छोटी छोटी चीजों में। sin थीटा होगा h/s, रखता हूँ जरा सारी ये वैल्यू यहाँ पर। तो सेकंड पाथ के लिए भी वर्क डन कितना आ गया? h/s मल्टीप्लाइड बाय s, देखो जी कैंसिल हो गया, माइनस mgh। तो ये वर्क डन आया माइनस mgh, ये वर्क डन आया माइनस mgh। तो h हाइट तक ले जाने का जो वर्क डन होगा वो वर्क डन माइनस ऑफ mgh होता है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, पार्ट 3। ये आप खुद करके रखोगे अगर आप स्टेप से ले जाओ हाइट h तक। चलो ये भी मैं कर देता हूँ, इससे भी आप कुछ सीखोगे h हाइट तक लेकर जाना। सो देखो जो वर्टिकल स्टेप है उसे h1 कह रहा हूँ मैं, इसे h2 कह रहा हूँ हाइट, इसे h3 कह देता हूँ, इसे hn कह देता हूँ। जो हॉरिजॉन्टल स्टेप है इसे मैं s1 कह देता हूँ, इसे मैं s2 कह देता हूँ, इसे मैं s3 कह देता हूँ, क्योंकि यहाँ से उठा करना बॉडी को, मास m की बॉडी को, और यहाँ तक लाना है, कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। सो अब देखो वेट तो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, सो वर्क डन अलग अलग पाथ में आपको कैलकुलेट करना होगा। mg sin थीटा होता है mg cos थीटा होता है। चलो आप ऊपर ले जा रहे हैं हाइट h1, वेट और h1 में एंगल कितना है नोआ? वेट नीचे h1 ऊपर, नोआ एंगल कितना है? 180 cos 180।
तो पहले मैंने वर्क डन कैलकुलेट किया फर्स्ट स्टेप का, अब मैं हॉरिजॉन्टल स्टेप के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। mg वेट तो इतना ही है, डिस्प्लेसमेंट का वर्क किया इसमें, कॉस मानसी एंगल क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में? फोर्स इज डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है, यस मानसी। वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, कितना? 180. 180। दिव्यांशु क्या लगता है कितना होगा? So 90. 90। So 90. एक डाउनवर्ड्स एक हॉरिजॉन्टल है, 90 होगा ना। ऐसे ही अब H2 ऊपर लेकर चलते हैं, तो ये होगा mg H2 cos 180। फिर S2 आप हॉरिजॉन्टली लेकर चलो, mg S2 cos 90, और आप ये काम करते चले जाएंगे, माइनस mg H1 प्लस 0 माइनस mg H2 प्लस 0, और इसे आप करते चले गए। सो ये आपका वर्क डन आ गया। आप माइनस mg कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा H1 प्लस H2, और ये Hn हो गया, H1 प्लस H2 अप टू Hn, और ये जितना भी है ना ये सब H के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये तो होगा, टोटल हाइट हो जाएगी ना, वर्क डन इज माइनस ऑफ mg। तो आपके थर्ड पाथ का भी वर्क डन सेम आ गया। तो ये बता रहा है दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के ही लिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is valid for conservative force only. Non-conservative force के लिए कोई potential energy is valid for conservative forces only. चलिए इतना लिखिए। और मुझे डाउट्स बताते चले जाइए। ओके देवेंद्र, मैं बस शेयर कर रहा हूँ।
लिखा आप लोगों ने? स्क्रॉल करूं? हाँ देविन, Yes, sir. नोटबुक का लिंक डाल दिया। सो याद होना चाहिए आपको, बहुत स्पेशल टाइप की फोर्सेस होती हैं जिन्हें आप कंजर्वेटिव कहते हैं। सर एक सेकंड ऊपर कर देना। सर इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है? ये नो लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एनर्जी का कोई भी पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट नहीं होगा। अक्षत स्टार्ट यहीं से करा था मैंने, नोट किया आपने? यस कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल से टॉपिक है, लाइक यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेशंस नहीं आती। डन सर। आप नीचे स्क्रॉल कर दो। सर आप लिंक एक और बार कॉपी करके दे दीजिए, ये क्रैश हो रहा है। ओके सर 5-1 तक थोड़ा सा रह रहा था बस। मुझे इसमें डाउट्स बता दे जाओ। अनवी, कोई डाउट है इसमें? नो नोहा, सर। सालिक, कुछ इशू कोई डिस्कस करना है? सर हो नील, गया। सविया, ये आप थी लास्ट क्लास में वर्क एनर्जी इन पावर की फर्स्ट क्लास? यस सर। आपको आ रहा है समझ में? कुछ कुछ कंट्रोल में आ रहा है? यस सर। हाँ देविन बताओ। आप नीचे स्क्रॉल कर सकते
वर्क डन तो हमेशा -12 kx² होगा देवन। कंप्रेस हुई एक्सटेंशन, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होता है हमेशा। मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि सिर्फ कंप्रेशन में, तो सिर्फ कंप्रेशन में नहीं, एक्सटेंशन में भी होगा। अगर आप स्ट्रेच करेंगे तब भी यही वर्क डन है। थोड़ा सा वेट कर लो, अभी देवन यही वही कैलकुलेशंस करानी है मुझे। आज आ जाएगा ये वाली कैलकुलेशन, आज ये कैलकुलेशन आ जाएगी आपके सामने। इसे भी लिख लीजिए जल्दी जल्दी। उन्हीं भी ये कैलकुलेशंस क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सर एक मिनट पार्ट 3 लिख। नेक्स्ट देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो समझिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो पर्टिकुलर फोर्स है जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। सो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सॉरी, उल्टा हो जाएगा, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स में ना एक लाइन और ऐड कर दीजिए। इतना कुछ लिखा ना आपने, एक लाइन और ऐड करिएगा। अगर क्लोज पाथ है तो वर्क डन 0 होगा। वर्क डन over a closed path, by conservative force is 0. कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज पाथ में जो वर्क डन करेगी वो वर्क डन 0 होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन होता है ना एफ डॉट डी एक्स, क्लोज पाथ हुआ तो आपने एक क्लोज लगा दिया, आपने लिखा क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज 0 नाउ। ये भी आपको प्रूफ मिल जाएगा इसका कुछ क्वेश्चंस में, इतना लिख लीजिए। मींस जहां से स्टार्ट किया दोबारा अगर वहीं आ गया, इट्स अ क्लोज पाथ, वर्क डन विल बी 0। क्लोज पाथ में वर्क डन 0। लिख लिया होगा ना? सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए ना। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पर भी तो अगर डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता तो तीनों में डिस्प्लेसमेंट सेम आना चाहिए था, लेकिन तीनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। मतलब यहाँ एच के थ्रू लेके जा रहे हो, यहाँ h1 प्लस h1 h2 प्लस h2 h3 प्लस h3, ये तो h से ज्यादा होगा ओवरऑल, लेकिन वर्क डन सेम रहेगा। इसलिए नहीं कि क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसका रीजन ये है कि हर पाथ पे जब आप वर्क स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स पे जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ का जितना पॉजिटिव वर्क डन आएगा उल्टे वाले का उतना ही नेगेटिव वर्क डन आएगा, वो कैंसिल कर देगा। इसका रीजन ये नहीं है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है,
आप ए से बी स्ट्रेट गए, वर्क डन कुछ और होगा। आप ए से बी कर्व जाओगे, वर्क डन कुछ और होगा। आप ए से बी और घूम फिर कर गए, वर्क डन कुछ और होगा। थर्ड पाथ है W1 is not equal to W2 is not equal to W3. वर्क डन सेम नहीं होगा, हर पाथ में वर्क डन अलग होगा इफ योर फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, कंजर्वेटिव हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। अब इसके बाद एग्जांपल्स देख लो इसके। फ्रिक्शन एक एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जिसे आप विस्कोसिटी कहते हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इवन टेंशन, टेंशन कहाँ यूज करते थे नम्रा? टेंशन कहाँ यूज होती है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। सो टेंशन इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इन सब में वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता। एक वर्क डन ओवर क्लोज पाथ इज नॉन जीरो। क्लोज पाथ में हम जो वर्क डन लेंगे वो वर्क डन जीरो नहीं होगा। वर्क डन जीरो नहीं होता फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एक चीज और याद रखिएगा कि फ्रिक्शन जब भी होगा तो आपकी एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। मींस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर आपके सिस्टम में है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम की एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाए। ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, non-conservative force, part of energy may dissipate as heat. एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा अगर फोर्स आपकी नॉन कंजर्वेटिव। इतना लिखिए, देन वी विल मूव ऑन टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो आपके पास जितनी भी फोर्सेस आएंगी ना, वो या तो कंजर्वेटिव होंगी या फिर आपकी वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी। अगर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको कहीं ना कहीं हीट की फॉर्म में एनर्जी का वेस्टेज दिखे, या एटलीस्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं। टेंशन एक्ट करती है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ग्रेविटी एक्ट करती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग फोर्स एक्ट करती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इतना नोट किया आप लोगों ने? सालिक, मुनीब हो गया, सबिया? यस। सबिया नोट किया आपने इतना? यस सर। नेक्स्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बाद नेक्स्ट है आपके पास द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सालिक, आप बताओगे मुझे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? क्यों आती है सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी? सालिक, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्यों आती है सिस्टम? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। नम्रा कुछ बताओ कि सिस्टम में पोटेंशियल, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, मैं एक लाइन में आपसे कहूं भाई कॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ तो आप कहोगे मोशन। मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन नहीं है तो काइनेटिक डिस्टेंस। नहीं, डिस्टेंस नहीं हो सकता। पोजीशन। पोजीशन 50% करेक्ट है, 50% और भी कुछ कहना पड़ेगा। देखो
दिविन बिल्कुल सही कह रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। जब भी आपके सिस्टम में कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगी तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हो। लाइक अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो। इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट कर रही है, सो कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिकल फोर्स यू विल हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और आपके पास लेट्स से स्प्रिंग की फोर्स कंजर्वेटिव होती है, यू विल हैव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो जब भी आपके पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगी यू विल हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको एक लाइन में याद रखना है ना कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप ऐसे याद रखो कंजर्वेटिव इंटरैक्शंस। इंटरैक्शंस, फिजिक्स में इंटरैक्शन का मतलब होता है सिस्टम एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। वैसे तो बुक में तो इतनी लंबी डेफिनेशन लिखी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी possessed by system due to conservative forces। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, नॉट सॉरी, इसको थोड़ा सा और डिटेल लिखते हैं, बाद में लिखें। ड्यू टू इट्स पोजीशन, ऐसे बुक्स में लिखा होता है, पोजीशन, ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन। ये जो तीन टर्म्स यहां यूज कर रहा है ना, पोजीशन, ओरिएंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों टर्म्स में कंजर्वेटिव फोर्सेस छुपी हुई है। जब वो कहता है पोजीशन, दैट मींस पोजीशन इन सम कंजर्वेटिव फोर्स, कोई कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें अलग अलग पोजीशन पे मास को रख दिया। यही मतलब ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन का भी है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन बदल दी तो एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करना शुरू कर दिया। सो इन वन लाइन अगर आप इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझना चाहते हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू कंजर्वेटिव इंटरैक्शन। पोटेंशियल एनर्जी आपके सिस्टम में कंजर्वेटिव इंटरैक्शन की वजह से आती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आपके सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एग्जांपल्स देखो, यू हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है, सो वी हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सभी मुझे एक और एग्जांपल बताओ कंजर्वेटिव फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद अलावा। Sabia, one more example of conservative force, gravitational force के अलावा। अक्षत एक एग्जांपल और दो मुझे कंजर्वेटिव Sir, फोर्स। elastic force of spring, electric. वेरी गुड, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। हाँ, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स। You will have electric potential energy. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको ये नोट समझना होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस किसे कहते हैं, कब फोर्स एक्सटर्नल होती है, कब इंटरनल। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल टर्म ना डे टू डे लाइफ से उठाए हुए। लेट्स से कुछ डिस्कशन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है अक्षत के बीच में और दिविन के बीच में, तो अक्षत और दिविन एक दूसरे पर जो भी फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे वो फोर्सेस आपके इंटरनल फोर्सेस, यार इंटरनल फोर्सेस बाहर से एक्ट नहीं कर रही। ये सिस्टम कौन सी इशू किसका है, अक्षत और दिविन का। तो अक्षत और दिविन एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट्स एन इंटरनल फोर्स। अब इसमें दिव्यांशु भी बाहर से आ जाता है, तो दिव्यांशु एक एक्सटर्नल एजेंट है। दिव्यांशु जो भी एफर्ट्स लगाएगा, जो भी फोर्सेस लगाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा है। अगर सिस्टम अक्षत और दिविन थे तो दिव्यांशु की फोर्स एक्सटर्नल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं अक्षत, दिविन और दिव्यांशु तीनों का सिस्टम है,
तो अनवी क्या लगता है, दिव्यांशु जो फोर्स अप्लाई करेगा वो एक्सटर्नल होगी या इंटरनल? इंटरनल। इंटरनल हो जाएगी, है ना। दिव्यांशु अब जो फोर्स लगाएगा वो तो उसके सिस्टम की फोर्स है, उन्हीं का ग्रुप है, अब जो कुछ भी होगा वो सब इंटरनल मैटर्स। बिल्कुल ऐसी फिजिक्स में कि जो फोर्स सिस्टम के पार्टिकल्स अप्लाई करते हैं वो इंटरनल है, जो कोई बाहर से अप्लाई करेगा वो एक्सटर्नल। लाइक एक सिंपल सा सिस्टम लेते हैं, अर्थ मून सिस्टम। एक सिस्टम ले लिया मैंने, अर्थ और मून का सिस्टम। उन्हीं अर्थ मून पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल? सर इंटरनल। इंटरनल। सन इन दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, सन की फोर्स कैसी होगी? सर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स। सो पहले समझो इंटरनल फोर्स का क्या मतलब है। इंटरनल फोर्स मींस फोर्स applied by parts of system। सिस्टम के पार्ट जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे उसे आप इंटरनल कहते हैं, और जो भी एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करेगी उसे आप कहोगे एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाय एजेंसी आउटसाइड द सिस्टम। बस पहले आपको अपना सिस्टम डिफाइन करना होगा, तभी आप इंटरनल और एक्सटर्नल डिफाइन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए। अच्छा नहीं, एग्जांपल नहीं, अब आप आओ कि मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिख सकते हो मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करोगे? तो देखो, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए को मैं कहता हूं इनिशियल पॉइंट है और बी को मैं कहता हूं फाइनल पॉइंट। अभी फिलहाल मुझे नहीं पता यहां कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती है तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर सकती है, देन यू विल हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर सकती है, देन यू विल हैव मैग्नेटिक पोटेंशियल। मुझे नहीं पता अभी कौन सी एक्ट करे, लेकिन मुझे पता है कोई तो कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी यू इनिशियल। यहां भी एक्ट कर रही है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी यू फाइनल। सो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और आप इसे लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। एक एक टर्म देख लेते हैं। व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अक्षत आप बता सकते हो ए से बी तक कितना चेंज आया होगा? कैसे कैलकुलेट करूंगा अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ चेंज का? ए से बी चला गया, कितना चेंज आया अक्षत? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और ये जो मैं W एक्सटर्नल लिख रहा हूं, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in carrying body from A to B. This is work done by external force in carrying body from A to B. और इसी तरह से बस ये आपको पता है W इंटरनल A से B तक नेगेटिव इंटरनल फोर्स का वर्क डन होगा। तो अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं तो वही वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा, एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। इन्फिनिटी का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर कोई इंटरेक्शन ही ना हो। जब इंटरेक्शन ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आएगी।
सो ये जो डेफिनेशन आपने लिखी है ना, इसे कहते हैं जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन मींस हर केस में वैलिड हो, हर तरह के केसेस में वैलिड हो। मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो वो भी यहीं से डिराइव होगी, स्प्रिंग हो यहीं से डिराइव होगी, 12th में आके आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी यहीं से डिराइव। सो जनरल डेफिनेशन एक्सटर किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो डिराइव होकर यहीं से आती है। चलिए इसको आप प्लीज लिखना शुरू कीजिए और मुझे डाउट्स बताते जाइए जो जो डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि फिर दो मेजर पोटेंशियल एनर्जीज हैं आपके पास, एक ग्रेविटेशनल है और एक स्प्रिंग की। यस देविन, एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क डन नेगेटिव होंगे क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। जी देवन, देवन देखो इसका मतलब है एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन, ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन। मींस आपने एक मास को किसी पर्टिकुलर, वो पोजीशन का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने किसी पोजीशन पे रख दिया, वो किसी फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वहां एक पोटेंशियल एनर्जी। ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन की आपने किसी से स्प्रिंग से रिलेटेड है कि अगर आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा भी स्ट्रेच कर दिया या ट्विस्ट कर दिया तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। So बेसिकली इन तीनों पॉइंट्स का मतलब सिर्फ इतना है कि इन तीनों पॉइंट्स को आप किसी ना किसी तरह किसी कंजर्वेटिव फोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कूल डाउन कर दीजिए। भाई आप लिखो तो बताओ मुझे, मैं स्क्रॉल करता हूँ फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे।
अभी लिखा आप लोगों ने, स्क्रॉल करूं इसे आगे? यस सर। ओके, चलिए इसको भी लिख लीजिए। याद रखना सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, इसको यूज कर कर आप सब कुछ डिराइव करते चले जाओगे। सर ये जो आपने जनरल डेफिनेशन लिखा है इसे एक बार बता दीजिएगा एक बार। हाँ देखिए, इस जनरल एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जब भी कैलकुलेट करोगे ना पोटेंशियल एनर्जी किसी भी तरह के सिस्टम के लिए, तो आप सिस्टम की पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करोगे। जैसे ये मास है, ये पेन है, मैं इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा कि इनिशियली ये पेन कहाँ रखा हुआ है और फाइनली मैं इसको कहाँ ले गया। इनिशियल से फाइनल तक ले जाने का मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, वो जो भी वर्क डन आएगा वो इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। दैट्स इट, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। अब ये 2-3 बार करूंगा ना ये कैलकुलेशन, तो फिर आपको दिखने लगेगा कि ओके कैसे होता है। सारी कैलकुलेशन इसी पर बेस्ड है। इतना सर तो जल्दी ये समझ में? माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटरनल वाला क्या? हाँ देखो, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं, तो उनके वर्क डन में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। तो आप ऐसे कहो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या आप कहो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, सेम। यहां तक हो गया यशिका, अनवी? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक मिनट। तो सर इसमें तो ऊपर करना है। जी सर हमें स्कूल में लिखवाया था कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब देखो, कंजर्वेटिव फोर्स तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। ये भी देखो, ये भी आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी आपकी कंजर्वेटिव फोर्स। वो तो हम स्टार्टिंग में डिस्कस ही कर चुके हैं। कहाँ गया कि दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना? है तो दोनों ही कंजर्वेटिव, लेकिन कंजर्वेटिव में भी ना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। तो जो लोग लिखते हैं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्लस साइन के साथ लिख रहे हैं, दैट मींस कंजर्वेटिव फोर्स व्हिच इज एक्सटर्नल। बट ज्यादातर कैलकुलेशंस आप इंटरनल फोर्सेस के थ्रू करेंगे, तो वो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स बट इट इज इंटरनल। जैसे मैंने अभी सन और मून का एग्जांपल दिया था ना, अर्थ मून पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ग्रेविटी है, कंजर्वेटिव है। सन मून पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो भी ग्रेविटी है, कंजर्वेटिव है। लेकिन एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल को आप ऐसे डिफरेंशिएट, ठीक है? चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सो पहली छोटी सी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। आपने एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से के ऊपर रखा जस्ट। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक बॉडी सिर्फ अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है, क्या उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो?
और वेट यस एक्ट। सर। अच्छा, ये कैसी फोर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल? अर्थ प्लस मास का सिस्टम है, इंटरनल। इंटरनल फोर्स। सो दिस इज एन इंटरनल फोर्स। इस इंटरनल फोर्स की वजह से आप इस मास m को यहां तक ले जा रहे हो, h हाइट। देखो यहां भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, दैट्स U1। यहां भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट्स U2। आप h हाइट तक ले जाने का वर्क डन कैलकुलेट करो। मुझे चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, जो हमने भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। किसी को याद है वर्क डन कितना आया था? -mgh। माइनस mg, मास m फ्रॉम, इसको a पॉइंट कह दो, इसे b पॉइंट कह दो, फ्रॉम a से b तक मास m को ले जाने में जो वर्क डन करना होगा, WAB, इट्स mg, फोर्स mg हो गया, डिस्प्लेसमेंट h हो गया, cos 180 हो गया। एक फोर्स नीचे एक्ट करिए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जा रहा है। cos 180 को आप -1 लिख सकते हैं, तो वर्क डन फ्रॉम A to B इज माइनस ऑफ mgh। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा वर्क डन, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स का? इंटरनल। इंटरनल, ग्रेविटीज इंटरनल फोर्स, इट्स इंटरनल फोर्स। अब आप लिख सकते हो कि ये जो वर्क डन होगा, यही वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। तो आप लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस ऑफ mgh। तो आप लिख सकते हो यहाँ की जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू mgh। ऐसे आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे कि U2 minus U1 is mgh। और इसी को ना ऑथर्स यूं कह देते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी mgh। छोटी सी कैलकुलेशन है, आपने वर्क डन कैलकुलेट किया इनिशियल से फाइनल, जो वर्क डन आया उसे आपने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। इतना लिख लीजिए, छोटी सी कैलकुलेशन। इसके बाद देखते हैं, इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा आपको। एक दो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, वो सीख लेते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली आना शुरू होंगे आपके जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हो। written। क्वेश्चंस देखिएगा।
देखिए जैसे यहाँ पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं, वो कहता है आपने ये रेफरेंस लिया हुआ है। रेफरेंस हम उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट से आप हाइट मेजर करते हैं, ये रेफरेंस है आपका। एक बॉडी को आपने यहाँ रखा, दिस इज एट अ पोजीशन ए, फिर बॉडी को आपने यहाँ रखा एट अ पोजीशन बी, और फिर आपने बॉडी को यहाँ रखा एट अ पोजीशन सी। ये हाइट एच और ये भी एच। वो आपसे कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है, दैट मींस अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है। स्प्रिंग होती तो फिर एमजीएच नहीं यूज करते, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन अलग है। वो आपसे कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए बी एंड सी। जब आप ए पर लोगे ना पोटेंशियल एनर्जी यू ए इज एमजीएच, एच हाइट है, यू ए आ जाएगा। सबिया यू भी बताओ, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? डेविन कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर? बी से तो आप हाइट मेजर कर रहे हो, बी की हाइट 0 होगी, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सी देखो रेफरेंस पॉइंट के भी नीचे आ रहा है, तो सी पर जब आप पोटेंशियल एनर्जी लेंगे देन दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस ऑफ एमजीएच, नेगेटिव। तो ऐसे आप पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं एमजीएच 0 और माइनस एमजीएच। मतलब ये आपको याद रखना है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगी, रेफरेंस पॉइंट के नीचे जा रहा है नेगेटिव। रेफरेंस पर ही रख दिया तो 0। रेफरेंस वो पॉइंट है जहां से आप हाइट मेजर करते हैं। अब ऐसी एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ भी और आ जाती है। वो कहता है कि अच्छा ये रेफरेंस है, रेफरेंस हमेशा वो जहां से आप हाइट मेजर कर रहे हैं। ये कुछ कुछ मोशन इन वर्टिकल सर्कल आपको याद आएगा। यहां से उठ के बॉडी यहां तक आ गई, ये थीटा हाइट है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है। वो कहता है अच्छा बताओ अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ए पॉइंट और बी पॉइंट। और इसको थोड़ा सा इतना तो बना दूं कि लगे कि ये लेंथ है। सो ये यहाँ आ गया, ये मास है। सो इसको आपने थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो ये मास है, डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है mg। आपको यहाँ हाइट चाहिए बस इतनी, कितनी हाइट पे गया ये, और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसे मैं बी पॉइंट कह देता हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मुझे एट ए एंड बी। यशिका ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फिर 0। 0। आप यहीं से मेजर कर रहे हैं, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। तो देखो आपको ये पता है कि जो टोटल लेंथ है ना दैट इज एल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज दिया और एक एंगल दिया हुआ है, तो मुझे कोई बताएगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा ट्राइंगल, ये वैल्यू कितनी आएगी? राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज दे दूं मैं और एक एंगल दे दूं आपको, तो आप परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये एल है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? सॉरी ये परपेंडिकुलर है, बेस है, बेस। बेस। बेस क्या होता है? कॉस थीटा। ये आपका बेस हो जाएगा एल कॉस थीटा। अब आप में से किसी को नहीं समझ में आया एक कैसे हुआ, तो देखो बेस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस पता नहीं मुझे, हाइपोटेन्यूज मुझे एल पता है, तो बेस क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। अनवी जरा से मुझे ये बता देना ये कितना बचेगा? टोटल एल था, ये एल कॉस थीटा है यहाँ तक, ये कितना होगा? सर एल माइनस एल cos थीटा। एल माइनस एल कॉस थीटा, और इसी एल माइनस एल कॉस थीटा को आप एच कहते हैं, दैट्स हाइट। एल माइनस एल कॉस थीटा यही एच है। तो आप ये लिख सकते हो कि बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। आप चाहें तो कॉमन नॉर्मल ले लें, आप कॉमन लेके लिख सकते हैं एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए पॉइंट पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इतना लिख लीजिए।
इतना आप लिख लो तो बताओ, स्क्रॉल करते हैं फर्दर। देखो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पर कुछ नहीं आएगा, मतलब आप अगर ये सोचो कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से आपको कुछ मिल जाए, कोई न्यूमेरिकल, तो बहुत कम चांसेस होते हैं। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कंबाइंड होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सर स्क्रॉल कर दीजिएगा। ये दोनों चीजें आप यूज करेंगे कैलकुलेशंस में। ये तो आप अगर चाहो तो इससे आप मोशन इन वर्टिकल सर्कल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिख लिया आप लोगों ने इतना? दिव्यन कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद नेक्स्ट है स्प्रिंग का केस। थोड़ी बहुत स्प्रिंग की फिजिक्स पढ़ो, फिर हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। सो स्प्रिंग, ये आपने एक स्प्रिंग ली हुई है। पहले जरा देखते हैं, आपकी इंट्यूशन से कुछ चीजें करेंगे, उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को न मैंने स्ट्रेच किया, न मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया। मुझे बताओगे क्या स्प्रिंग में कोई फोर्स एक्ट कर रही हो? आप बताओगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। स्प्रिंग है, ना मैंने उसे स्ट्रेच किया, ना मैंने कंप्रेस किया। क्या स्प्रिंग पर कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी मानसी? नो सर। कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ये नेट फोर्स जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो होगी। कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी अभी? अरे तो दिमाग चलना चाहिए यार, लॉज ऑफ। हाँ, वेट एक्ट करेगा। और कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? एक्शन। नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। नेट फोर्स जीरो। सो दिस इज नोन एज द मीन पोजीशन। ये आपकी स्प्रिंग की मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब है ना आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ना आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया। अब आप क्या करते हैं, आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, और आप यहां तक ले जाते हैं। एक्स अमाउंट से आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया। तो जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, लेकिन आपने एक स्प्रिंग उसे खींचा और छोड़ दिया, अब बताओ क्या होगा? स्प्रिंग में क्या कोई फोर्स एक्ट करती है? लाइक स्प्रिंग अपनी जगह रहेगी या वापस आने की कोशिश करेगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन? सर वापस आएगी। वापस आएगी ना। तो स्प्रिंग पर इसका मतलब है कोई फोर्स एक्ट करी है जो वापस लेकर आए, क्योंकि आप तो राइट में लेकर गए, वापस लाने के लिए कोई फोर्स होगी। इस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स।
और कुछ ऑथर्स इसी को स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये वो फोर्स है जो स्प्रिंग में डेवलप होगी। क्यों? अब यहां पर आपने क्या किया, पोजीशन चेंज करी स्प्रिंग की या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी? क्या लगता है? आपने एक चीज को स्ट्रेच कर दिया ना, कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया आपने स्प्रिंग की, और जैसे ही आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी एक फोर्स आनी शुरू हो गई। कैसी फोर्स है ये, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? नोआ, शायद हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कैसी फोर्स है? इज इट अ कंजर्वेटिव फोर्स और अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसकी वजह से वापस आने की कोशिश करेगी। अब आप जरा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो, क्या लगता है आपको, स्प्रिंग मीन पोजीशन पर आकर रुक जाती है ये और कंप्रेस होने लगती है? बताइए, आपने छोड़ दिया ऐसे, तो क्या स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगी और कंप्रेस होने लगेगी? स्प्रिंग यहां आकर कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो गई। ये जो सेपरेशन है ये सेपरेशन एक्स है, कंप्रेशन हो गया स्प्रिंग। ये एलोंगेशन था स्प्रिंग का, और ये आपकी स्प्रिंग का कंप्रेशन। अच्छा, अब क्या होगा, रुक जाएगी स्प्रिंग यहां पर या फिर से कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी? रिस्टोरिंग फोर्स हाँ, एक्ट कहाँ, किस डायरेक्शन में, कहाँ एक्ट करेगी? दिव्यांशु, दिव्यांशु का डिस्कनेक्ट हो गया। दिविन, कहाँ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, कहाँ जाएगी? राइट। गुड, राइट। अरे राइट में यार, देखो कंप्रेस हो गया ना, तो वापस कुछ आने की कोशिश करेगा मीन पोजीशन की तरफ, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। सो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कहो आप या इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहो। तो ये स्प्रिंग की कहानी कि स्प्रिंग में हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। मुझे बताओगे डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट? रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट है ना। डिस्प्लेसमेंट आपने राइट में किया तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में, आपने डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट में आनी शुरू हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि जो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है, रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग, आप ऐसे लिखोगे Fr is directly proportional to the displacement from the mean position। आप जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। तो आप कह सकते हो इट्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जब आप प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं तो आप एक कांस्टेंट यूज करते हैं k, और एक नेगेटिव साइन आता है। ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको बताता है कि आपकी रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप राइट में खींचोगे तो स्प्रिंग लेफ्ट में जाने की कोशिश करेगी, आप लेफ्ट में से कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग राइट में जाने की कोशिश करेगी। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, पहली चीज। दूसरा, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है जो आपको बताता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। जितनी ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग होगी उसके लिए के उतना ही ज्यादा होगा। यू कैन टेक दिस एग्जांपल लाइक एक पेन में आप स्प्रिंग यूज करते हैं, और ऑटोमोबाइल्स के, व्हीकल्स के, कार के जो शॉकर होते हैं वो शॉकर भी स्प्रिंग होते हैं। शॉकर बहुत स्टिफ होते हैं, उनके लिए के की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। जब आप मोबाइल फोन पेन लेते हैं तो वहां पर स्टिफनेस कम हो जाएगी। तो आप इसे कहोगे दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। ये है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये x जो भी डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट आप मीन पोजीशन से लेंगे। याद रखिएगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट आप मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। ये आपकी मीन पोजीशन है, यहां से आप मेजर करोगे कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई। एक्स राइट में डिस्प्लेस हुई तो वो भी आप मीन पोजीशन से लेंगे, एक्स लेफ्ट में डिस्प्लेस हुई तो वो भी आप मीन पोजीशन से लेंगे।
स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आपको बताएगा स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। जितनी ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग होगी उतना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। चलिए नोट कीजिए। सर आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, लाइट चली गई थी। देखिए स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग ली, ये नॉर्मल पोजीशन में है, ना आप इसे स्ट्रेच कर रहे हैं ना आप इसे कंप्रेस कर रहे हैं, मीन पोजीशन पर रखी हुई है, जैसे डेविन कह रहा था नॉर्मल पोजीशन। इस पोजीशन पर ना स्प्रिंग पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज 0। मैंने स्प्रिंग को राइट में स्ट्रेच किया, जैसे मैं राइट में स्ट्रेच करूंगा स्प्रिंग में एक फोर्स एक्ट करती है, इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वो रीस्टोरिंग फोर्स कोशिश करेगी कि स्प्रिंग दोबारा वहीं आ जाए जहां से उसने स्टार्ट किया, लाइक मीन पोजीशन पर लाने। तो रीस्टोरिंग फोर्स आपने डिस्प्लेस किया राइट में, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है लेफ्ट में। तो रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स इसे फर्दर कंप्रेस कर देगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी। फिर इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, ये लेफ्ट कंप्रेस होने का क्या मतलब है, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट में चला गया, राइट में रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। मैथमेटिकली रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, माइनस ऑफ के एक्स यूज करते हैं। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। एक्स के स्प्रिंग कांस्टेंट है जो आपको बताता है स्टिफनेस क्या है आपकी स्प्रिंग की। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बताएगा। और एसआई यूनिट जो होती है के की, इट्स न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। अच्छा चलिए इसको लिखिए। Yes, Devin. Newton per meter. Now, force by position. Sure, this force is conservative. right? Yes, this is conservative So force. sir, ऐसे तो फिर ये साइकिल चलती रहेगी, there is no loss in energy. तो Exactly. ये इन पोजीशन पे कब आएगा? कभी नहीं आएगा, लेकिन ओवरशूट कर जाएगा। देखो जब इस पोजीशन से यहां तक आया होगा तो मीन पोजीशन को क्रॉस किया होगा ना इसने। नहीं सर, मतलब फाइनली रेस्ट पे मेन पोजीशन पे नहीं आएगा। कभी नहीं। लेकिन एक बात बताओ, रियल लाइफ में कैसा हो सकता है कि फ्रिक्शन ना हो? नो सर। होगा ना कुछ ना कुछ। तो वो फ्रिक्शन गड़बड़ करेगा, उस फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी में लॉस आएगा। बट इफ यू कैन मेक अ सिस्टम जिसमें फ्रिक्शन ना हो, तो हमेशा स्प्रिंग ऐसे ही ऑसिलेट करती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। So hopefully in the next class Friday हम conservation of energy wind up कर लेंगे। Conservation of energy will be over Friday. इतना नोट किया आप लोगों ने? ओके चलिए इसे आज यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।